नमस्कार, आइए बैठिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। क्या होता है ये इलास्टिक प्लास्टिक, मैं एक्स प्रोभाषा में समझते हैं। जब हम किसी बॉडी किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी या तो फैल जाती है, सिकुड़ जाती है फोर्स के आधार पर। ये आप सबको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। पर जब वो फोर्स हटती है तो उस बॉडी के पास क्या होता है, उसके पास दो विकल्प हैं। या तो बॉडी वो पुरानी अवस्था में वापस आ सकती है या जिस नई अवस्था में थी उस अवस्था में रह सकती है। ऐसा कैसे? देखिए, जैसे कि एक बॉडी है और मैं इसे खींचता हूं। अभी देखिए उसकी साइज कितना है, देख सकते हैं आप। अगर मैं इसे लंबा करता हूं और जब मैं फोर्स हटाता हूं तो ये वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। और अगर मैं किसी दूसरी बॉडी को लेता हूं, उस पर जब मैं फोर्स लगाता हूं, ये देखिए अभी कितनी इसकी हाइट है। जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं और ये इसे लंबा स्ट्रेच कर देता हूं और जब मैं इसे छोड़ता हूं तो ये पुरानी अवस्था में वापस नहीं आई। ऐसा ही बॉडी दूसरी बॉडीज के साथ भी होता है। तो जो बॉडी वापस आ जाती है अपनी पुरानी अवस्था में उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। जो बॉडी नहीं आ पाती उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है? जो मैंने अभी आपको चीज दिखाई, ये अभी मैंने आपको बताया जो पुरानी अवस्था में वापस आ जाती हैं वो इलास्टिक है। ये चीज दुकानों में भी इलास्टिक नाम से ही मिलती है, हम इसे इलास्टिक नाम से ही जानते हैं। पर साइंस की नजर में ये इलास्टिक नहीं है, यही वो है ट्विस्ट। अब इस ट्विस्ट को जानते हैं क्या है। तो देखिए, जो हम कॉमनली यूज करते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक शब्द, वो साइंस के नजरिए में वो शब्द नहीं है। अब ये क्या मैंने बोला, एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा। जैसे अगर आपको मोटापा डिफाइन करना है, परिभाषित करना है कि कोई मोटा व्यक्ति क्या होता है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कुछ व्यक्ति कहें कि मोटापा वो होगा जब कोई व्यक्ति 80 किलो से या 90 किलो से ज्यादा वजन का हो तो उसे मोटा कहेंगे। हो सकता है दूसरा कोई व्यक्ति कहे कि मोटा हम उसे कहेंगे जिसके पेट का डायमीटर 40 इंच से या 50 इंच से ज्यादा हो। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों परिभाषाएं बिल्कुल बराबर बराबर आपको रिजल्ट देंगी। दोनों परिभाषाएं आपको अलग अलग रिजल्ट दे सकती हैं। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका वजन 80 किलो से 100 किलो से ज्यादा हो पर उसका पेट ना हो 40 किलो से ज्यादा, 40 इंच से ज्यादा। तो वो व्यक्ति एक परिभाषा में मोटा कहलाया जाएगा, दूसरी परिभाषा में मोटा नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका वजन 100 किलो से ऊपर चला जाता है पर उनका पेट नहीं होता, बिल्कुल फिट होते हैं वो बंदे। और ऐसा ही दूसरी परिभाषा में हम देखें, अगर पेट किसी का 40 इंच से ज्यादा निकल गया है पर उसका वेट सिर्फ कितना है, 60 किलो है, तो वो भी एक परिभाषा के अकॉर्डिंग मोटा कहलाया जाएगा, दूसरी परिभाषा के अकॉर्डिंग मोटा नहीं कहलाया जाएगा। अब यही चीज इलास्टिसिटी के साथ होती है। इलास्टिसिटी जो हम समझते हैं साइंस उसे नहीं समझती। साइंस की परिभाषा अलग है, हमारी कॉमन परिभाषा अलग है। साइंस क्या समझती है? साइंस की इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हमने पढ़ा था, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। उसका जो मेन जिसपे वो फोकस करती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है स्ट्रेस। और हम जब कॉमन टर्म में इलास्टिसिटी बोलते हैं, कॉमन यूज में जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो मेन फोकस करती है स्ट्रेन पर। यानी कि जितना ज्यादा खींचेगा हम उसे उतना ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे। स्ट्रेन पर ये करती है फोकस, और किसके वजह से? स्ट्रेस के वजह से। तो ये मैंने कॉमन टर्म आपको लिख के दिखा दिया। हमारे लिए इलास्टिसिटी का मतलब है जितना ज्यादा खिंच जाएगा और वापस आ जाएगा वो ज्यादा इलास्टिक, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेन बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, जितनी ज्यादा स्ट्रेन उतना ज्यादा इलास्टिसिटी। पर साइंस के हिसाब से देखिए क्या है, उसके में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। और स्ट्रेन कहाँ है? वो नीचे है, इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि स्ट्रेन जितना ज्यादा उतनी कम इलास्टिसिटी, और स्ट्रेन जितना कम उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। ये तो ये दोनों फर्क हैं हमारे परिभाषाओं में इलास्टिसिटी के। तो कॉमन यूज हम कॉमन में करेंगे, जब आपस में दुकान से लानी हो या आपस में दर्जी से सिलवाना हो तो हम इलास्टिसिटी ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और जब हम साइंस पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंजीनियरिंग का, तो हम ये वाला इलास्टिसिटी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे लिखा है, तो ये जो ई की वैल्यू है इसी की मैंने क्यों इस्तेमाल करा। आखिर होता क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी क्या दोनों सेम शब्द हैं या फिर अलग हैं? अगर सेम है तो वो उसमें मॉड्यूलस शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है? तो देखिए, यंग जो है वो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये इलास्टिसिटी की टर्म बनाई, तो इसलिए उसका नाम उसमें जुड़ गया। पर ये मॉड्यूलस क्या है? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो वो शो करता है। प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। जब आप उसे नापते हैं, कोई नंबर देते हैं, तो हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि अगर कोई धावक कोई बहुत तेज भागता है तो भागना क्या है उसका, उसकी प्रॉपर्टी है तेज भागना। पर आप कहो कितना तेज भागता है, आप वैल्यू पूछोगे तो वो जो रफ्तार में वैल्यू आएगी
कि इतने मीटर एक सेकंड में भाग लेता है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोनों में फर्क हल्का सा ही है, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी को नापने के अंक हैं, वो नंबर हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, पर जब हम बोलते हैं कितनी इलास्टिसिटी, जब हमें नंबर चाहिए होता है तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये निकाला सबसे पहले था यंग ने, इसलिए हम बोलते हैं इसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो वैल्यू दी गई है ये वही है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप इन वैल्यू की मदद से बता सकते हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है, कौन सा मटेरियल है, वो ज्यादा इलास्टिक है या फिर नहीं है। तो इन वैल्यू से हमें पता चल गया, इसलिए हम इसे कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी का नंबर है एक। तो जो रबर है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहां से 0.01 से लेकर 0.1 जीपीए होता है। उसकी इलास्टिसिटी वेरी करती है क्योंकि रबर भी काफी अलग अलग तरह की होती है। अब ये जीपीए क्या है, जीपीए होता है गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का एक ये भी बता सकता हूं मैं कि 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, आप ये भी बोल सकते हैं उसे। तो ये यूनिट है। अगर हम लकड़ी की बात करें तो 9 to 11 गीगा पास्कल है। कंक्रीट की बात करें तो 30 गीगा पास्कल है। एल्यूमिनियम 69 गीगा पास्कल है। ग्लास, कॉपर, स्टील, डायमंड, तो ये आप देख सकते हैं। अब ये सारी चीज जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये ज्यादा हार्ड होती जा रही है, इन्हें फोर्स लगाकर खींचना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ देखी थी, जितना ज्यादा स्ट्रेस यानी जितना ज्यादा आप ताकत लगा के उसे खींचोगे उतनी ही ज्यादा उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक बॉडी कहेंगे। बॉडी को इलास्टिक कहेंगे, प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहेंगे। तो देखिए सबसे नीचे आता है डायमंड, उसकी जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है वो है 1220 गीगा पास्कल। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का अभाव या इलास्टिसिटी की कमी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जब कोई मटेरियल इलास्टिसिटी नहीं दिखाता तो हम उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज ऑपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जब इलास्टिसिटी अगर कोई मटेरियल शो नहीं करेगा तो हम कहेंगे वो प्लास्टिसिटी शो कर रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा वाइड कंसेप्ट है, इसके अंडर में दो कंसेप्ट आते हैं, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। इन्हें हम पढ़ेंगे डिटेल में अगली क्लास में। अभी मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है और अंदर एटम्स कैसे काम करते हैं। ये एक मैंने मटेरियल के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको बनाकर दिखाए हैं। इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वो मटेरियल एक साथ इकट्ठा रहता है। सॉलिड्स में ऐसा ही होता है। जब आप फोर्स लगाते हो इस मटेरियल पे, हमने एक ऐसी फोर्स लगाई है अभी, टेंसाइल फोर्स लगाई है। जब ये फोर्स इतनी ज्यादा हम लगा देंगे कि जो इसके मटेरियल्स हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी और वो अलग अलग हो जाएंगे, तो होगा क्या, ये एटम्स एक दूसरे से अलग अलग ऐसे मूव कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे। एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले से बढ़ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसकी जो शेप थी वो डिफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी। अब होता क्या है, प्लास्टिक मटेरियल में जो प्लास्टिसिटी शो करते हैं ये मटेरियल्स जब फोर्स हटने के बाद भी वापस नहीं आ पाते। इलास्टिक मटेरियल्स में क्या होता है, जब आपने फोर्स हटा दी तो ये मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स वापस अपनी जगह ले लेते हैं क्योंकि इनमें आपस में फोर्स लगी होती है। इस फोर्स की वजह से वो थोड़े दूर हो जाते हैं, फोर्स हटते ही वो वापस आ जाते हैं। पर प्लास्टिक मटेरियल में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, जो उनकी नई पोजीशन होगी वो वहीं पे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कवर हुआ हमारा। अब हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है। हमने ये भी जाना स्टील और रबड़ में आखिर क्या ज्यादा इलास्टिक है। हम अगर आम नजर से देखते हैं तो कोई भी इंसान यही कहेगा कि इलास्टिक रबड़ ज्यादा है और स्टील नहीं है। पर साइंस की भाषा में मैंने आपको दो परिभाषाएं समझाई। जब आप साइंस की भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में बताएंगे तो स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा क्योंकि उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल है, और जबकि रबड़ का सिर्फ 0.1 गीगा पास्कल था। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को और डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिसिटी शो ही नहीं करेंगे, या फिर जो प्लास्टिक मटेरियल है वो इलास्टिसिटी शो ही नहीं करेंगे। अब ये तो कुछ डिफरेंट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, जानते हैं इस ग्राफ से। ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है, आपको याद होगा हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ से स्ट्रेस बढ़ता है इस तरफ और इस तरफ बढ़ रहा है स्ट्रेन। और ये एक मैंने रैंडम किसी मटेरियल का आपको ग्राफ बनाया है जिसमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है और वो इलास्टिक लिमिट है ए, और वहां से फिर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे वो आगे बढ़ रहा है। तो अब इसमें अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ इस मटेरियल के साथ, तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ तक स्ट्रेस ले आया इस लेवल तक, तो इस लेवल पे स्ट्रेन इतना आ गया हमारे पास। अब मैं आगे और स्ट्रेस बढ़ाता हूं, मैंने इतना स्ट्रेस कर दिया तो इस पे स्ट्रेन कितना आ गया, इतना आ गया। अब मैं अगर स्ट्रेस वापस ले लेता हूं यानी कि फोर्स हटा लेता हूं तो इसी लाइन के साथ साथ स्ट्रेन भी वापस आ जाएगा, यानी यहां से कम होते होते वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ इलास्टिक लिमिट के अंदर है। जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा
तब तक बॉडी जितना भी फैलाओ वो वापस आ जाएगी, जितना भी दबाओ वो वापस आ जाएगी। अब अगर हम पहुंच चुके हैं इस स्ट्रेस लेवल पर, यहाँ पे इतना स्ट्रेन आ गया है, तो यहां से छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा, पर अगर इसके आगे चले जाएंगे तो क्या होता है ये जानते हैं। मैं अगर स्ट्रेस को ले जाता हूं इस वाले स्तर पर, यहां पर इस लेवल पे लाया और फिर मैंने देखा कि उसका स्ट्रेन कितना आ रहा है, तो यहां तक वो स्ट्रेन उसका आया, ठीक है, ये यहां से यहां तक का स्ट्रेन आ गया। अब क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला गया है तो हमने कहा है कि वो वापस नहीं आएगा, पर कितना वापस नहीं आएगा वो देखते हैं। ये जो ग्राफ है, जब आप यहाँ पे ले आओगे इस चीज को और आप फोर्स हटा दोगे तो ये वापस ऐसे ना आके ये इस वाली लाइन के पैरेलल पैरेलल इस तरह वापस आता है, इस वाली लाइन के पैरेलल पैरेलल वापस आता है। अब आपके पास फोर्स आप बिल्कुल हटा चुके हो जीरो, यहाँ पे हमने स्ट्रेस जीरो कर दिया है, पर क्या स्ट्रेन जीरो हुआ? नहीं, ग्राफ यहां तक आया, स्ट्रेन इतना बच गया। यानी कि जो यहां तक पहुंचा था स्ट्रेन, पहले वैल्यू यहां तक थी, यहां तक वैल्यू थी, अब इतनी वैल्यू तो हमें वापस मिल गई है, पर ये वैल्यू वापस नहीं मिली। ये क्या हुआ, जितना खींचा था, अगर हमने इतनी बड़ी वैल्यू थी, ये अगर कोई मटेरियल था, हमने उसे खींच के लंबा इतना कर दिया था, इलास्टिक लिमिट से बाहर हम चले गए हैं, तो जब हमने फोर्स हटाई तो वो कुछ इस तरह हो गया। यानी कि कुछ तो हमें वापस मिला, पर जितना पहले था उतना वापस नहीं मिला। तो जो इलास्टिक मटेरियल है उसकी भी सीमा होती है, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो वो इलास्टिक मटेरियल रहेगा, इलास्टिसिटी शो करेगा, पर जैसे आप उस लिमिट के पार कर जाओगे तो वही इलास्टिक मटेरियल क्या शो करने लगेगा, प्लास्टिसिटी शो करने लगेगा। ऐसे ही प्लास्टिक मटेरियल के साथ भी होगा। अगर प्लास्टिक मटेरियल है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो काफी पहले आ जाएगी, और वो भी कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी शो करेगा जब तक वो लिमिट नहीं आ जाती। अगर ये लिमिट खिसक के इधर आ जाए तो इसका मतलब है सिर्फ इतने से एरिया के लिए ये इलास्टिसिटी शो करेगा और इतने सारे बड़े एरिया के लिए ये प्लास्टिसिटी शो करेगा। तो इसलिए क्योंकि प्लास्टिसिटी ज्यादा शो कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे प्लास्टिक मटेरियल। अगर कोई इलास्टिक मटेरियल है तो उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो काफी ज्यादा आगे रहेगी, इसीलिए जब इलास्टिक लिमिट ज्यादा है तो इलास्टिसिटी वो ज्यादा शो करेगा, प्लास्टिसिटी कम करेगा, तो उस मटेरियल को हम कहेंगे इलास्टिक मटेरियल। अब ये वाला जो सेक्शन था हमें ये वापस मिल गया था, ये वाला स्ट्रेन यहां से यहां तक का वापस मिल गया था, हम यहां तक स्ट्रेन में गए थे, यहां से यहां तक रिकवर हो गया। जो चीज वापस मिल गई उसे हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि ये डिफॉर्म तो हुआ है पर ये वापस हमें मिल गया है। और जो हमें वापस नहीं मिला ये यहां से यहां तक वापस आ गया, हमने स्ट्रेस तो जीरो कर दिया पर स्ट्रेन जीरो नहीं मिला, स्ट्रेन इतना बचा रह गया, तो इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि ये चीज वापस हमें नहीं मिल पाई। तो इस तरह इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो वेरी करते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, जैसा मैंने आपको सिखाया था। एक छोटा सा ग्राफ मैं यहां बना देता हूं, हो सकता है किसी कोई ग्राफ एक ऐसा रहा हो, यहाँ पे उसकी इलास्टिक लिमिट आए और यहाँ से अगला जा रहा हो। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैंने कर्व भी दे दिया, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। किसी भी मटेरियल के लिए ऐसा भी हो सकता है, पर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, इसका मतलब था कि वो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। ज्यादातर जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो हुक्स लॉ फॉलो करते हैं ज्यादातर, पर हमेशा नहीं है, जरूरी नहीं है हर कोई फॉलो करे। तो ये एक ऐसा मटेरियल मैंने ले लिया जिसका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है वो कैसा है, नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये भी अगर आप इसके बाहर चले जाओगे, यहाँ पे चले गए, तो ये वापस कैसे आएगा, ये कर्व में ही वापस आएगा। इसी तरह कर्व में कुछ वापस आएगा और इसमें भी इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।